नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे, उसमें 2 चैप्टर पढ़ लिए। एक तो 1857 की क्रांति, दूसरा है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। आज का तीसरा चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो ये बुक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, इन सभी के एलडीसी इत्यादि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बुक समान रूप से उपयोगी है और ये टॉपिक बहुत उपयोगी है। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी शासन के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। सबसे पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसका टाइम है 1897 से चला था और 1941 तक चला था। 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। पहला चरण तो है जो 1897 से 1915 तक इसके आंदोलन करता थे साधु सीताराम। सेकंड चरण था इसका 1916 से 1923 ईस्वी, विजय सिंह पथिक इसके नेतृत्व करता थे। और थर्ड चरण था 1923 से 1941, राजस्थान सेवा संघ इसका नेतृत्व करता। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। फर्स्ट 1897 से 1915, सेकंड 1916 से 1923, थर्ड 1923 से 1941। बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया है ना वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और भीलवाड़ा की प्राचीन नाम की बात करें तो विजयवल्लभी इसका प्राचीन नाम मिलता है। भौगोलिक नाम की बात करें ना इसके तो ऊपरमाल का क्षेत्र इसका भौगोलिक नाम के अंतर्गत आता है। जब बिजोलिया का आंदोलन हुआ था तो उस समय यहाँ के संस्थापक कौन थे बिजोलिया के? तो अशोक परमार थे। यहाँ दाकड़ जाति के किसान बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर है ना 84 प्रकार की लाटा कोदा पद्धति इत्यादि कर लगे हुए थे, जिसमें 1897 ईस्वी के समय बिजोलिया का ठाकुर कृष्ण सिंह बना था। तो पढ़ते हैं बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये मेवाड़ राज्य में है ना प्रथम श्रेणी के ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों के अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। ज़्यादा किसान यहाँ धाकड़ जाति के थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में महाराव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकानों के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आ गई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। जब 1894 ईस्वी में है ना राव गोविंद दास की मृत्यु हुई तो बिजोलिया ठिकानों के जागीरदारों और किसानों के संबंधों में बहुत से कारणों के कारण कटुता आ गई, वैमनस्य फैल गया। उसका ये परिणाम हुआ कि बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है, यानी कि 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। पहला 1897 से 1915, साधु सीताराम दास ने इनका नेतृत्व किया था। सेकंड 1916 से 1923, विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था, अभी बता दिया मैंने। थर्ड है जो 1923 से 1941 और राजस्थान सेवा संघ ने इसका नेतृत्व किया था। बिजोलिया का किसान आंदोलन कितने भागों में? 3 भागों में, यानी कि 3 चरणों में। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक चला था। इस काल के आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 में आरंभ हुआ और जो 1923 तक चला। आंदोलन का ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुआ। अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण है जो
पराभव काल था और ये 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। तीसरा चरण है ना जो 1941 में समाप्त हुआ। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। तो एक मृत्यु भोज पर गिरधरीपुरा गांव में किसान गंगाराम धाकड़ के घर पर मृत्यु भोज के अवसर पर सभी इकट्ठे हुए थे। किसके? तो गंगाराम धाकड़ के। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त होकर किसानों ने एक दूसरे विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा प्रताप सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लोगों की बोझ से दबा हुआ। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में एक कर चौरी नाम लगा दिया। यानी कि 1903 में कृष्ण सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार बना और किसानों पर 5 रुपये का चौरी कर लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि किसानों ने अपने पुत्रियों के विवाह ही रोक दिए थे। और कृष्ण सिंह से ये अपशब्द कहा था कि अपशब्द कहने पर किसानों ने खेती नहीं करने की चेतावनी दी थी। किसको? कृष्ण सिंह को, कि हम खेती ही नहीं करेंगे। और 2 वर्ष तक कन्या को विवाह भी नहीं किया। इस प्रकार पहले 13 रुपये बहुत होते थे। पहले सबसे पहले व्यक्ति चौरी कर लगाया था। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना। किसी बुक में 5 रुपये लिखा है, किसी जगह में 13 रुपये। तो 5 और 13 रुपये बहुत होते थे उस समय, इसलिए हर किसान इसको देने के लिए तैयार नहीं थे। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये और कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लिखा है, ठिकाने में जमा करना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों में इसका मूक विरोध हुआ। इन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायत दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। यानी कि इसका 1906 में निसंतान देहांत हो गया था। और उसी समय यहाँ का नया ठाकुर बना था, पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बना था, बिजोला का स्वामी बना था। और इसने भी नया कर लगाया था तलवार बंदाई नाम का। तो 1906 में कौन सा कर लगाया था? तलवार बंदाई। तो याद रखना है। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का ही कोई संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। यानी कि इसका किसानों ने विरोध किया और अपनी भूमि को भी उस समय पड़त रखा। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास, उसके साथ पताकरण भी थे, ब्रह्मदेव भी थे। राव ने है ना कृष्ण पृथ्वी सिंह ने तीनों को ही दंडित करके रियासत से निकाल दिया था। और रियासत से निकालने के बाद निर्वासन के दिनों में साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल का डंका, साधु सीताराम दास थे ना, इन्होंने ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला था उसी समय। तो ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र किसने निकाला? सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल का डंका, याद रखना। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोल्टोप वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनकी हालात जस के तस थे। इस हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। यानी कि यहाँ तक प्रथम चरण था। कब से कब? 1897 से 1914। इसमें सबसे पहले 1897 में नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल से संबंधित घटना आती है।
और सेकंड में 1903 में चौरी कर लगाया जाता है, किसके द्वारा, तो कृष्ण सिंह के द्वारा। और फिर 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया जाता है। तलवार बंदाई किसके द्वारा, तो पृथ्वी सिंह के द्वारा। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह था। इस आंदोलन से जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। विजय सिंह पथिक में है ना कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। इसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, पाठशाला और एक खड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी पद पर कार्यरत थे, पथिक जी के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक जी से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक जी से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली। पथिक जी के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीता रामदास का पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। यानी कि 1916 से विजय सिंह पथिक की एंट्री हो जाती है और 1916 में किसके कहने पर, साधु सीता रामदास के कहने पर आंदोलन का विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। उसके बाद है ना 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 में, और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मन्ना पटेल को। पथिक जी ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से इसे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया था। और प्रताप किसका था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र था। तो पढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हुए क्योंकि ऊपरमाल क्षेत्र में वो किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक जी किसानों की दुर्दशा से परिचित हो गए थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक जी ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने के निर्णय लिया और 1917 में ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने किस ठिकाने में बेगार करने से इनकार किया, तो किसने, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इससे सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकानों के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायणी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की ये प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्रताप करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस हादसे का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थे। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजेजी रॉबर्ट होलैंड, उसके सचिव आगलबी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चटर्जी और राज्य के स्थायी हाकिम बिहारी लाल को रखा गया। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजेजी होलैंड के नेतृत्व में क्या हुआ, किसानों के बीच में समझौता संपन्न हुआ
और अनेक रियायतें दी गई, लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजेजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की भी मांग बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक जी ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग असफल रहा। यानी कि 1927 में माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व संभाला। कुछ समय के बाद ही फिर सेठ जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व संभाला था। और फिर 1941 में मेवाड़ के पीएम टी विजय राघवाचार्य व दीवान मोहन सिंह मेहता बिजोले आते हैं। किसानों की मांगे मान ली जाती हैं और फिर 44 साल तक चलने वाला यह अहिंसक आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो 1927 में किसने नेतृत्व संभाला? माणिक्यलाल वर्मा ने। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, तब इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए और कुछ पहल आवश्यक थी, 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं और अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया 1941 में। तो राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री किसको भेजा था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे का है बेंगू किसान आंदोलन, जो मेवाड़ में हुआ था 1921 में। 1921 में हुआ था कौन सा आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? तो मेवाड़ में 1921। मेवाड़ जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। यहाँ का ठाकुर कौन था? तो यहाँ का ठाकुर अनूप सिंह था। अनूप सिंह थे और इसमें प्रमुख घटना होती है 1921 में, जो मेलान लामक भैरूकुंड स्थान था ना, वहाँ पर किसान इकट्ठा हुए और पथिक जी ने इस आंदोलन का भार रामनारायण चौधरी को दे दिया था उस समय। 1922 में किसानों व अनूप सिंह के समय समझौता हो जाता है। तो समझौता कब होता है? 1922 में। तो पढ़ते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। बेंगू के किसान 1921 में मेनाल के कौन से भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख नेता रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया था। अनूप सिंह ने 1922 में समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा न सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यानी कि इनके किसानों के मध्य और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था ना, उसे किसकी संज्ञा दी गई? तो बोल्शेविक की समझौते की संज्ञा दी गई। किसके मध्य होता? तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य। और रूपाजी कृपाजी की शहीद हुए थे। इसका संबंध किससे? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी हुई और कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी। अगला है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबारदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार, भरतपुर से कौन संबंधित है? तो भोजी लंबरदार
के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। तो भोजी लंबरदार यहाँ के नेतृत्व करता थे, कहाँ के भरतपुर किसान आंदोलन के। उन्होंने 500 किसान को भरतपुर में एकत्रित किया और भड़काऊ भाषण दिए भोजी लंबरदार ने। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन, जो भरतपुर का किसान आंदोलन था, वह समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर मेव क्षेत्र के अंतर्गत अलवर भरतपुर क्षेत्र आता है। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, कौन? मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम इंपॉर्टेंट है, नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर खाजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत में उस संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेव को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चना हत्याकांड 1921 से 25। अलवर किसान आंदोलन और नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? तो 1921 से 25 के मध्य हुआ था। अलवर रियासत में जंगली सूरों को अनाज खिलाकर रौदों में पाला जाता था। यानी कि यहाँ पर है ना, सूरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 21 में इस आंदोलन को शुरू किया था। किसानों की मतलब रौदों को पाला जाता था, सूरों को अनाज खिला करके पाला जाता था। तो ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दी थी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान, कब हुआ? 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमू चना गांव में एकत्र हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, यानी कि गोलीबारी की। सेना ने गोलीबारी की। सैकड़ों किसान इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग शहीद हुए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। तो महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? तो अलवर किसान आंदोलन, नीमू चना हत्याकांड, और उसे डायरवाद और गहरा व्यापक की संज्ञा दी। यानी कि डायरीज में डबल डिस्टर्ड की इन्होंने संज्ञा दी थी। अंततः सरकार को लगान के भारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। यहाँ का जो छाजू सिंह था ना, राजस्थान का जनरल डायल था उस समय, अलवर किसान आंदोलन के समय कौन था? तो छाजू सिंह राजस्थान का जनरल डायल था। अगला किसान आंदोलन है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, यानी कि बूंदी का किसान आंदोलन। बूंदी के किसान आंदोलन बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागे, लगभग 25 प्रकार की, कितने प्रकार की? लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े हुए बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। तो पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो पंडित नैनूराम शर्मा, यानी कि बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों का विरोध हुआ था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई थी। यानी कि 2 अप्रैल 1923 में डाबी गांव में किसानों की आम सभा हुई और उस पर क्या हुई? गोलीबारी हुई।
सभा एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी का प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। तो नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से, यानी कि नानक जी देवलाल गुर्जर और नानक भील का संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील उस समय है ना झंडा गीत गा रहे थे, तो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे नानक जी भील और उनके साथ देवलाल गुर्जर भी थे। बूंदी राज्य की इस घटना की क्या की गई? सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में फिर एक बार बरड़ क्षेत्र का आंदोलन चालू हुआ था। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, यानी कि 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित, इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर। तो हुंडेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? हिंडोली में। 90 गांव के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधि एक विराट सम्मेलन हुआ था। 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसको सरकार को सौंपा था। एक मांग पत्र तैयार करके किसको सौंपा था? तो सरकार को सौंपा था। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध आंदोलन और ऋण की वसूली, कुछ करों में छूट दी, फिर युद्ध ऋण की वसूली से शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन को देखते हैं। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में, यानी कि शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ था। और जो शेखावाटी किसान आंदोलन है ना, शेखावाटी क्षेत्र किसका भाग था? तो जयपुर रियासत का अंग था। शेखावाटी, तोरावटी, सांबर, सीकर, खेतड़ी के ठिकाने थे। तो मूल केंद्र कहाँ था? राज्य के पश्चिम भाग में शेखावाटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने। किसान आंदोलन का श्रीकृष्ण सीकर ठिकाने से हुआ था। तो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? सीकर ठिकाने से। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की क्या की गई थी? वृद्धि कर दी थी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने हिजाबा के नाम पर प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर के रूप में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में, कब? तो अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाट पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदार को भूमि लगा न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज कहाँ के नेता थे? तो भरतपुर के जाट नेता थे। देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों
के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। कब? 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा का भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 किसानों ने भाग लिया। कितने? तो 60,000 ने। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देश राज ने सितंबर 1933 में पलथाना में, कहाँ पर? तो सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ की अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये का जुर्माना का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास, कहाँ के ठाकुर? तो सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने खटरातल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कितनी महिलाएं थी? 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने। इनको प्रमुख क्रांतिकारियों में पढ़ के आ गए। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। तो कूदन गांव में भूमि लगान करने कब पहुंचा? 25 अप्रैल 1935। सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम की भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चैतराम, टीकूराम, तुलचाराम तथा आसाराम। तो इन किसानों का नाम याद रखना है, चैतराम, टीकूराम, तुलचाराम तथा आसाराम। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज है ना, जो कुंदन गांव की हत्याकांड हुआ था, इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी, ब्रिटेन में भी हुई थी। तो ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी और इसमें शहीद होने वाले थे चैताराम, टीकूराम और तुलचाराम और आसाराम। 175 जाट गिरफ्तार कर लिए गए थे। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक हरिजन में भी सीकर किसान आंदोलन की कुड़ी कांड के बारे में एक लेख लिखकर स्थानीय लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। आंदोलन के समाचार न केवल सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि देशों के अखबारों में प्रकाशित थे, बल्कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसके बारे में 7 बार के कुल 14 प्रश्न पूछे गए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? धापी देवी। तो महिला कौन थी? धापी देवी का संबंध किससे है? तो कूदन घटना से, इनकी कूदन गांव की घटना से इसका संबंध है। वही आंदोलन के नेतृत्व करने वाले किसान थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गुरु सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, लेकराम बशवाली इत्यादि। तो कूदन घटना को याद रखना है, कब हुई थी? 25 अप्रैल 1935। और महिला दापी देवी का संबंध भी कूदन घटना से है। आगे है, इसी बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिशाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर और जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। ये शेखावाटी के ठिकाने थे। 16 मई 1934 ईस्वी को वास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट
यानी कि 16 मई कब 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढ लौट के ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों ने इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराणा की मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। इसको जय सिंहपुरा हत्याकांड के नाम से भी, किसान हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1934 में। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलनों का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सामर परगनों तथा शेखावाटी के लगे क्षेत्र जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लोक परिषद के नेताओं का उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में, कौन से गांव में? तो चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। कब? तो 28 मार्च 1942। 28 मार्च 1942 चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों की गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कठालिया के मार्केंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। तो सोजत के मीठालाल थे और विजय शंकर, कटालिया के मार्केंडेश्वर और हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। तो ये किससे संबंधित है? सभी नेता चंद्रावल घटना से। कब हुई थी? 1942 में। 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड से संबंधित घटना कब होती है? 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना, कौन सा परगना? डीडवाना परगना, इनकी डाबड़ा गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित और राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सीहार चौपासनीवाला आदि भाग लेने कहाँ पहुंचे? डाबड़ा पहुंचे। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए। किसकी माता के? तो मोतीलाल की माता के पैर काट दिए और उनके पिता और भाई को मार दिया। उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की भी सर्वत्र निंदा की गई। तो डाबड़ा कांड कहाँ से संबंधित है? डीडवाना परगना और डाबड़ा गांव से संबंधित, डीडवाना परगना से संबंधित है। और कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। अगला आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। कितने? 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीर क्षेत्र में स्थित थे।
सीमा से जुड़े क्षेत्र सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य में जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 26 जनवरी 1934 ईस्वी को विशाल जाट महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारी के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उसमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। तो 1937 में उदरासर गांव की घटना होती है, कब होती है? 1937 में उदरासर के ठिकानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता थे जीवन चौधरी। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजा मंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष नहीं रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूध व खारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। दूध व खारा गांव कहाँ है? चूरू में था। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वो महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लूट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जून 1945 में गिरफ्तार कर लिया था। तो दूध व खारा किसान आंदोलन किससे संबंधित है? बीकानेर रियासत से, जो वर्तमान में चूरू में है। यहाँ पर भी हनुमान सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरब्बा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948 को। यद्यपि दूध व खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। तो कब किया? 30 जून से 1 जुलाई 1946 को। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसके अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया और भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। कब? 3 सितंबर 1946 ईस्वी को गोगामेड़ी गांव में एक किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ और जागीरदार किसानों ने पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कर्षकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। कांगड़ कांड हुआ था, इसकी सर्वत्र निंदा हुई। अंततः वर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी थे। कुंभाराम आर्य थे। इनकी मुक्ति किसान यूनियन क्यों, जिन्होंने परंपरागत यानी कि कुंभाराम आर्य ने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया और वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन की पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये थे अपने किसान आंदोलन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार
तो वीडियो देखने का लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।